सर हम छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आते हैं। चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत मंजूर कर ली है। रायपुर से बड़ी खबर है, इस वक्त चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है। आपने कहा बिना एफआईआर ईडी नहीं इनिशिएट करती है, तो भूपेश बघेल और भी नेता जो थे कांग्रेस के, क्या सभी के ऊपर एफआईआर पहले हुई फिर ईडी गई, या फिर बिना एफआईआर की ईडी पहुंच गई? भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा, लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। इन्वेस्टिगेशन चलता जाएगा, जिन जिन के नाम आते जाएंगे। आपने देखे होंगे पहले किसी किसी के नाम थे, अब किस किस के नाम आ गए। वही चीजें समझ में नहीं आ रही सर। 70 व्यक्तियों के नाम, जिसमें मंत्री, आला अधिकारी, रसूखदार, बहुत लोगों के नाम थे। मतलब ईडी श्योर नहीं, और लास्ट में आके ईडी कहती है कि नहीं भैया, चैतन्य बघेल पूर्व सीएम का बेटा वही मास्टरमाइंड है। क्या बयानों के आधार पर किसी को मास्टरमाइंड बनाया जाता है? हमने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को जब प्रस्तुत किया है, रोल ऑफ द एक्यूज दिखा के प्रस्तुत किया है। चैतन्य बघेल का क्या रोल है? अभी शराब घोटाला नहीं हो रहा है क्या बचेली दंतेवाड़ा, जहाँ पे अभी आबकारी विभाग के अंतर्गत झारखंड वाला जो अभी मैटर था, तो वो तो कंटिन्यूअसली चला रहा है। भूपेश बघेल के पहले की बात हो, भूपेश बघेल के बाद की बात हो, तो सिर्फ भूपेश बघेल पर ही शिकंजा क्यों? राजनीतिक साजिश है क्या? 17 जनवरी 2024 में एफआईआर हुई थी शायद 70 लोगों के ऊपर। विवेक ढांड उनमें से एक नाम थे, पूर्व मुख्य सचिव। तो उन पर एसीबी ने रेड मारी। अभी हाल तक के उन पर एक और गंभीर आरोप लगा है, एनजीओ में बड़ी गड़बड़ी करने को लेकर के। तो ईडी क्या कर रही है? क्या इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी? अगर हमको उसके ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे, जिन जिन के खिलाफ हमको मिलेंगे, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम करेंगे। सर महादेव सट्टा ऐप घोटाले में अगर सबसे पहले इसको किसी ने उजागर किया था, तो वो थे अभिषेक पल्लव, जो कि बहुत पॉपुलर एसपी थे, आईपीएस हैं। तो उन्होंने बकायदा हर मामले को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया। और जब बीजेपी को ये लगा कि ये कांग्रेस शासन में मुख्य पदों पर रहे हैं, इनको ही रडार में ले लिया गया। ऐसा क्यों? सर आज भी महादेव सट्टा ऐप तो चल रहा है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, 6000 ग्राहकों की आईडी से करोड़ों रुपए गबन करने की तैयारी थी, और कर भी रहे थे। तो फिर क्या फर्क हुआ? अभी भी तो घोटाला जारी है, इसे क्यों नहीं रोका जाता? ईडी पे तो आप मास्टरमाइंड तक पहुंच गए, लेकिन भारतमाला के जो मास्टरमाइंड है सिर्फ अभनपुर में तो नहीं हुआ है, बहुत जगहों पर हुआ है। तो नौकरशाह के साथ साथ बहुत ऐसे मास्टरमाइंड है जो अभी भी खुले तौर पे घूम रहे हैं। तो चंद लोगों पर कार्रवाई कर देना। 2 पटवारी आज जेल में है। ईडी ये दिखा रही है कि भारतमाला स्कैम पे कार्रवाई हो रही है, जिसमें प्रमुख तौर पे अन्नू तारक हो गए, खेमराज कोशले, इसके साथ साथ में गोपाल गांधी, जिन्होंने यहाँ का जब अलाइनमेंट चेंज हुआ था उससे पहले कई सारे ऐसे प्लॉट कटिंग्स कर दिए। अगर वो पास हो जाता तो सबसे बड़ा स्कैम होता। 54 करोड़ रुपए आकलन हुआ था। तो ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है ईडी? निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सर लास्ट क्वेश्चन है, और छत्तीसगढ़ में अभी उबाल में भी है, तोमर बंधु। आप उनके बेल के वक्त छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आपने पैरवी की है, तो बेल रिजेक्ट भी हुई शायद, उनके बारे में आप शेयर करिए। इनका नाम गुंडा लिस्ट में शामिल है। हमारा तर्क ये था कि ठीक है, ये साहूकारी की, इनका तर्क ये कि हम साहूकारी के बिजनेस में लिप्त थे, लेकिन साहूकारी के बिजनेस में आप लिप्त थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साहूकारी का लाइसेंस तो इनके पास था ही नहीं। आप अगर केवल साहूकारी के काम कर रहे थे, किंतु सामान क्या क्या मिल रहा है आपके घर से? कारतूस, जिसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, आपका नाम गुंडा लिस्ट में, और साथ ही साथ ब्लैंक चेक साइन किए हुए, और बहुत सारे स्टैम्प पेपर्स। ये कौन सा साहूकारी का नियम है? अब इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह अभनपुर 120 बिस्तरों वाला आधुनिक और सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सामान्य डिलीवरी और ऑपरेशन, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस और बड़े ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी अब सौंपिए सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बड़े उरला, रायपुर रोड, अभनपुर। सर हम छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आते हैं, फिर उसके बाद कोल लेवी में आएंगे, वो भी इसी से संबंधित है, डर्टी मनी से ही, मनी लॉन्ड्रिंग से। सर सबसे पहले तो मैं 2 क्वेश्चन इस पे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि बिना एफआईआर ईडी नहीं इनिशिएट करती है,
तो भूपेश बघेल और भी नेता जो थे कांग्रेस के, क्या सभी के ऊपर एफआईआर पहले हुई फिर ईडी गई, या फिर बिना एफआईआर की ईडी पहुंच गई? देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो विजय मदनलाल चौधरी का जो जजमेंट आया है, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। बार बार मैं उसको कोट कर रहा हूं, आपके दौरान बातचीत में बार बार कोट कर रहा हूं। कोई आवश्यक नहीं है कि उन लोगों के नाम जिनके खिलाफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, करने वाली है, उनका नाम उस एफआईआर में दर्ज हो। कोई आवश्यकता नहीं है। ईडी को मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, ईडी को किसी स्कैम का इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी व्यक्ति विशेष का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। उसके अंदर चाहे जितने व्यक्ति आए उनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ईडी का प्रारंभ होगा, तो उसके अंदर कोई भी आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन चलता जाएगा, जिन जिन के नाम आते जाएंगे, आपने देखे होंगे पहले किसी किसी के नाम थे, अब किस किस के नाम आ गए, बहुतों के नाम आ गए। वही चीजें समझ में नहीं आ रही सर। 70 व्यक्तियों के नाम, जिसमें मंत्री, आला अधिकारी, रसूखदार, बहुत लोगों के नाम थे। अनिल टूटेजा से शुरू हुआ, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, विकास अग्रवाल, और भी बहुत सारे लोग हैं। सूर्यकांत तिवारी तो बाद में कोल लेवी से संबंधित थे, और भी बहुत सारे नाम हैं जिसका नाम शायद मैं अभी नहीं ले पाया हूँ, आप लीजिएगा। लेकिन पहले मास्टरमाइंड किसी को बनाया गया कि ये फलाना निरंजन दास पूर्व आयुक्त, ये थे मास्टरमाइंड, विकास अग्रवाल थे, अरविंद सिंह थे, त्रिलोक सिंह ढिल्लन थे, नहीं अनवर ढेबर थे। मतलब ईडी श्योर नहीं, और लास्ट में आके ईडी कहती है कि नहीं भैया, चैतन्य बघेल पूर्व सीएम का बेटा जो है वही मास्टरमाइंड है। तो ईडी श्योर नहीं है, क्या बयानों के आधार पर किसी को मास्टरमाइंड बनाया जाता है? देखिए, इसमें मैं बड़ा एकदम स्पेसिफिकली आंसर करना चाहता हूँ। स्कैम के जो मास्टरमाइंड की बात नहीं होती, स्कैम के कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। हर प्रकार की गतिविधियों में कोई एक मास्टरमाइंड होता है। मसलन जैसे पॉलिसी फ्रेमिंग की गई, अगर कहीं पॉलिसी फ्रेमिंग हो रही है, आबकारी विभाग को चलिए, आपने अगर पूछ लिया तो आबकारी विभाग से प्रारंभ करता हूँ। पॉलिसी फ्रेमिंग हो रही है अगर, तो पॉलिसी तो कोई चैतन्य बघेल बनाएगा नहीं, या कोई छोटा मोटा आदमी बनाएगा नहीं, कोई अरविंद सिंह बनाएगा नहीं, ना कोई जो और भी लोग हैं उसमें संजय मिश्रा बनाएगा नहीं, कोई तो बनाएंगे नहीं, ये लोग तो बनाएंगे नहीं। पॉलिसी फ्रेमिंग के स्तर पे एक मास्टरमाइंड कौन बता दिया अपन ने? हमने बताया कि कौन था, निरंजन दास आबकारी का कौन था अधिकारी, वो शीर्ष अधिकारी था। अरुणपति त्रिपाठी कौन था? शीर्ष अधिकारी त्रिपाठी। और कवासी लखमा कौन थे? वो मंत्री थे। तो पॉलिसी फ्रेमिंग तो ये शीर्ष अधिकारी लोग करेंगे ना, और उसके बाद में तो उस पॉलिसी फ्रेमिंग का मास्टरमाइंड कौन? ये 3 हो गए। उसके पश्चात आते हैं, अच्छा पॉलिसी फ्रेम हो गई, फिर पैसे का अर्जन करना है, अपराध का आगम का अर्जन करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए भी तो एक मास्टरमाइंड होना चाहिए। तो किसने वो कहानी करना चालू किया? तो फिर आ गया उसमें टूटेजा का नाम, फिर उसमें आ गया उसमें अरविंद सिंह का नाम। उसके पश्चात ठीक है, एक इन्होंने बना लिया कि पैसा का ऐसा समागम करना है। अब तीसरा, उगाही करने वाला भी तो आदमी होना चाहिए। तो उगाही करने के लिए फिर अरविंद सिंह आ गए और बाकी लोग आ गए, तो उसके मास्टरमाइंड। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे शराब घोटाले का हमारे किसी भी, आप चाहे रिमांड एप्लीकेशन देख लीजिए, चाहे हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को देख लीजिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि एंटायर शराब स्कैम का मास्टरमाइंड एक व्यक्ति XYZ है। ऐसा नहीं है। हमने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को जब प्रस्तुत किया है, रोल ऑफ द एक्यूज दिखा के प्रस्तुत किया है, और उसका जो रोल रहा है उसको हमने बिल्कुल दर्शाया है कि इस पर्टिकुलर रोल में ये मास्टरमाइंड था। चैतन्य बघेल का क्या रोल है हाल फिलहाल तक? चैतन्य बघेल के संदर्भ में जो हमने वर्तमान में जो अपने साक्ष्य को, क्योंकि मामला चूंकि अभी हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका लंबित है, तो बहुत अधिक तो मैं उस संदर्भ में माफ़ करिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जमानत याचिका उनकी ईडी के खिलाफ भी जो उन्होंने जमानत याचिका लगाई हुई है, वो आज उसकी सुनवाई हुई है, कल भी उसकी सुनवाई होगी। और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी जो उन्होंने जमानत याचिका अपनी लगाई हुई है, वो 5 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। तो ऐसी परिस्थिति बहुत अधिक तो मैं आपको नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मामला सब जुडाइस है, तो मेरे लिए कहना उचित भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो हमने कोर्ट के सामने जो चीज़ें रखी थी, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के सामने रखी हूँ, चाहे जो हमने हाई कोर्ट के सामने रखी हैं, उसमें हमने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है कि इनका जो रोल रहा है उसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स लगाई हैं। अगर आपको शराब स्कैम से कोई, शराब में जो भी कुछ हो रहा था, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर आपको वो उस संदर्भ से रिलेटेड बिग बॉस नाम का बुलाएं, वो आए, ये आए, मुझसे बात करने आए, इसको ऐसा करो, ऐसा डायरेक्शंस उनके द्वारा
कुछ ना कुछ चैट्स में से दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा उनके विरोध में जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो आ रही है कि भाई उनकी प्रॉपर्टी है, कहीं उन्होंने कंपनी खोली थी कोई विट्ठल ग्रीन्स नाम की, उसमें कुछ उनका कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में जो भी उनका जो अकाउंटेंट था उसको बुला के उसका स्टेटमेंट लिया गया और बाकी लोगों का स्टेटमेंट लिया गया। इनसे भी इनका स्टेटमेंट लिया गया, ऐसा नहीं इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी, लेकिन बाकी लोगों ने बताया कि भाई इसमें ऐसा ऐसा है, और कैश जो इनफ्लो है बहुत ज़्यादा पैसे का है, वो इनफ्लो करोड़ों रुपए का इनफ्लो है, उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि भाई ये इतना सारा कैश कैसे आया। मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू कैश इनफ्लो कर सकता हूँ, लेकिन कैश इनफ्लो डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू मैं कैश को दिखा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट कैश इनफ्लो वो नहीं बता पाए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में गैदर करी हैं, जो हमने माननीय न्यायालय के सामने पूर्व में भी रखी थी, क्योंकि चैतन्य बघेल के द्वारा एक याचिका पूर्व में भी लगाई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी अरेस्ट इलीगल है। में माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि अरेस्ट तो इलीगल नहीं है। अब वो जमानत, और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जो भी आप ग्राउंड यहाँ पे ले रहे हैं, अरेस्ट आपकी इलीगल नहीं है, अरेस्ट तो लीगली है, लेकिन आपको जो भी आप दूसरा ग्राउंड ले रहे हैं नाना प्रकार के, वो आप अपना जमानत याचिका लगाएंगे, उसमें आपको ग्राउंड ले लीजिए, तब कोर्ट उसको अपने हिसाब से कंसिडर करेगा नहीं करेगा, जो भी करेगा वो अपनी बात है। इतना मेरा कहना है कि वर्तमान में हमने जो उनके खिलाफ प्रमाण एकत्रित किए हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनकी संलिप्तता उपलब्ध है। सर, कैश इनफ्लो की आपने जो बात कही कि ट्रांजैक्शन जो दिखा सकते थे बैंक में, लेकिन कैश इनफ्लो को आपने कैसे शो किया? क्या सिर्फ व्हाट्सएप चैट से शो किया या फिर किसी के बयान से, जैसे कि बंसल थे, के श्रीवास्तव थे? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें, कुछ मामले इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें अपने आप को रिजर्व रखूंगा। कुछ मामले जो आप नाम ले रहे हैं, कुछ मामले अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं, तो जो मामले इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं वो उसको मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो जाएगी कि जैसे वो अटैक हुआ ताज होटल में और वहाँ पर कमांडो टीम आई नहीं और कमांडो टीम उतरी, तब से मीडिया बताने लग गया, तो उनके हैंडलर्स जो पाकिस्तान में बैठे थे बताने लगे कि यहाँ है वहाँ है, तो उनको ही हेल्प होगी। वो तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, आई एम वेरी वेरी फ्रैंक ऑन दैट रिगार्ड। हाँ, लेकिन जो हमने जो कलेक्शन किया है एविडेंस, जो कोर्ट के सामने रखा है, उनके खिलाफ चूंकि प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश हो गई, वो रखा है, उसके संदर्भ में बता सकता हूँ कि जो इधर उधर का ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो कुछ वो त्रिलोक सिंह ढिल्लन के तरफ से हुए हैं, कुछ साइले ज्वेलर्स की तरफ से हुए हैं, कैश इनफ्लो हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी में उन्होंने दिखा दिया कि ये प्रॉपर्टी इनने परचेस करी, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए परचेस करी है, एम्प्लॉयज़ के बयान ले लिए, एम्प्लॉयज़ का हमारे लोगों को प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं की गई। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से हम एक टिकाने में अभी वर्तमान में सक्षम है। ट्रायल में क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है, या ट्रायल में जो भी हमने सबूत पेश किए हैं वो तो टेस्ट ऑफ द ट्रायल होगा, वो ट्रायल कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में हमने इतनी सारी चीज़ें रखी हैं कि हाँ, शैली ज्वेलर्स का इतना इन्वेस्टमेंट, ये त्रिलोक सिंह ढिल्लों से इतना पैसा लिया, वही खातों की हमने पूरी स्टडी की, वो कोर्ट के सामने रखा हुआ है, उसको हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पीएमएलए में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ये वैसा वाला मामला नहीं है कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का, हालांकि मैं को बोलना नहीं चाहिए, मैं खुद उस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करता हूँ, कि कई लोग कहते हैं कि किसी सीआर को ले जाओ और पुलिस वाले ले जाते हैं सीआर को उठा के और 5 जूते मारते हैं, कहते हैं मैं शेर हूँ, तो पिटाई के बाद वो शेर बोलने लग जाता है। ये ऐसा करके इल्ज़ाम लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चूंकि हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे भी जा रहे हैं, और वर्तमान इन मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे ही जा रही है। सर, आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, ईडी पर मारपीट के आरोप खुद हेमंत चंद्राकर ने लगाया, जहां पर उन्होंने, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एक फोटो दिखा रहा हूं मैं, कि हेमंत चंद्राकर ने दिखाया किस बेरहमी से हेमंत चंद्राकर को ईडी के अधिकारियों ने पीटा, ऐसा उसने आरोप लगाया है, और कांग्रेस ने भी जमकर विरोध किया है। तो ऐसा प्रेशर आखिर किसके लिए, क्यों ऐसा किया जा रहा है कांग्रेस के ही लोगों के साथ में? बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, कुछ वीडियोस भी उनके प्रचारित और प्रसारित हुए, उन सभी चीज़ों को ले करके हाईकोर्ट जरूर गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लीगल जो भी उनके पास जो चीज़ें थीं जो एग्जॉस्ट करने वाली, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लीगल चीज़ों को एग्जॉस्ट नहीं किया, वो हाईकोर्ट बाकायदा गए। हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने तो सुनवाई हुई, उसके बाद
डिवीजन बेंच ने उनको कहा कि भाई देखिए ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं तथ्यात्मक बातें, आप मेरे पास मत लाइए चीज़ों को। उन्होंने बहुत बोला कि आप इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाइए, इसको प्रोसिक्यूट करिए, बहुत सारी उसमें बातें हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। मैंने कहा ना, टेस्ट ऑफ द जुडिशियल स्क्रूटनी, हर वो मामला ईडी का जो भी कंट्रोवर्शियल होता है वो टेस्ट ऑफ द जुडिशियल स्क्रूटनी को होके आज से नहीं गुजर रहा है, पूर्व से गुजर रहा है। और हम उस टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी को आज तक सस्टेन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक सस्टेन किया है। हाँ, अब हेमंत वाली जो आप बात बता रहे हैं, ये मामला गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्होंने दुनिया भर की बातें करी, जो अपना तर्क उन्होंने दिया था, हमने जो हमको तर्क देना था हमने तर्क किया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ये बातों में सत्यता है, मैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हूँ, ट्रायल कोर्ट ऑफ फैक्ट है, जाइए कोर्ट में जाइए, इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए और जो करना है आपको करते रहिए। कोर्ट ने उनको ये लिबर्टी तो दे दी थी। तो आगे क्या तो हुआ? हाई कोर्ट में तो जो आप कह रहे हैं, जो मार पिटाई की जो बात ये वो कही गई है, वो तो उन्होंने वो साबित कर अक्षम रहे। और मैं अपनी तरफ से एक बात बता देता हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, पूरा का पूरा ऑफिस हमारा जो है वो एनलाइटेड विद दी सीसीटीवी है। आप वहाँ आके बैठेंगे, केवल वो एरियाज जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे टॉयलेट के एरियाज, वो थोड़ा सा एक पर्सनल डिग्निटी की बात होती है, वहाँ कोई वो नहीं करता। लेकिन जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ के, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने वो परमवीर सिंह वर्सेस परमवीर सिंह सैनी वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं सबको अपने पूरे प्रेमाइसेस में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। हमने लगाए हैं। इनफैक्ट जहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है वहाँ भी हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। तो हमारे पास तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर हमें ऐसा कुछ करना होता तो हम हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाते? हम तो कोर्ट के सामने हमने बात रखी थी साहब, हमने तो अपने सीसीटीवी कैमरे रखे हैं। और उसमें हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी अपीयर हुए थे। उन्होंने खुद कहा कि वी अंडरटेक कि हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ना करेंगे। इतना बड़ी बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में आकर के कही है। तो उसके बाद तो फिर ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं उनके द्वारा। सर लेट्स कम ऑन टू शराब घोटाला में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जब बात कही इसी एसीबी एंड ईओडब्ल्यू आप देखते हैं? जी, मैं एसीबी एंड ईओडब्ल्यू का भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ कुछ विशेष मामलों के लिए, खास करके ये वाले साले जो मामले हैं ओके उनका। जी, सूर्यकांत तिवारी जो कोल लेवी मामले में थे, उनकी बेल के लिए जब आगे प्रोसीडिंग्स चलना चालू हुई तो किसी भी तरह से उनका बेल नहीं ले पाए, इसीलिए उन्होंने एसीबी के जो 2 अधिकारी थे, जो डीएसपी राहुल शर्मा आई थिंक और एक और थे, तो इन्होंने कोर्ट के बाहर जो कलमबद्ध जो 164 के तहत जो होती है बयान, वो कोर्ट के अंदर लेना रहता है न्यायाधीश के सामने, इफ आई एम राइट, लेकिन कोर्ट के बाहर उनका कलमबद्ध बयान लिया जाता है। और उसके बाद कोर्ट को तब पता चलता है जब जो फॉन्ट होता है उस पर कुछ डिफरेंसेस दिखती है, तब इनका उजागर होता है। ये क्या हो रहा है सर? एसीबी ईओडब्ल्यू कर क्या रही है, किसके इशारे पे कर रही है? एसीबी ईओडब्ल्यू जहां तक मैं जानता हूं, इट इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज फार एज द इकोनॉमिक ऑफेंस इज कंसर्न्ड, एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द डायरेक्शंस व्हिच आर बीइंग इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, एंड वी आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन दैट रिगार्ड। ये पहली बात। दूसरी बात, वो जो आप जिन बातों की जो आप बात कह रहे हैं कि वो फॉन्ट चेंज हो गया, बाहर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, दुनिया भर की जो बातें कही थी, ये भी मामला सब जुडाइस है। इन सब मामलों को लेकर के उन्होंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके रखी हुई है कोर्ट के सामने, और ये सारे मामले उठाए हैं उन्होंने। लेकिन बड़े मज़े की बात यह है कि जैसे आपने अभी कहा, एक छोटी सी बात बोल के मैं शांत करूंगा क्योंकि मामला सब जुडाइस है, तो मेरा अधिक कहना उसमें उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को लगती है मन में, और जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए, मैं शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं, अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वो एसीबी ने बाहर बयान रिकॉर्ड कर लिया जो कोर्ट के अंदर होना था और फॉन्ट चेंज है, जो भी नाना प्रकार की बातें जो भी वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो भाई देखिए कोई भी कोर्ट आता है, फरियादी आता है तो फरियाद लेके आता है, और फरियादी अपनी जो उसके मन की भावनाएं होती हैं या फरियाद में जो लिखना होता है वो लिख के ही देता है। अब वो सत्य है नहीं है, वो तो कोर्ट के, मैंने कहा ना कि छन्नी से छन के आता है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं अपने पिटिशन में, तो केवल एसीबी के अधिकारियों को क्या कहते हैं, उन्होंने उसमें पार्टी बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर आप, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो गया ना कि 164 का स्टेटमेंट, जहाँ तक मेरी जो विधिक समझ जाती है वो ये होती है कि 164 का स्टेटमेंट
ना तो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ले सकती है, ना कभी ले पाएगी। वो होता है जज के सामने, और जज के सामने व्यक्ति को पे वहाँ कोई पुलिस का अधिकारी या कोई भी एसीबी हो, चाहे कोई भी नॉर्मल 164 स्टेटमेंट भी होते हैं, ना वो पुलिस वाला जा सकता, ना एसीबी वाला जा सकते, कोई नहीं जा सकता। वो वहीं रिकॉर्ड होते हैं, वहीं से वो रिकॉर्ड होके वापस आते हैं, साइन होके आता है जज का। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब काम वहाँ नहीं हुआ है और आपने एसीबी के अधिकारियों को पार्टी बनाया, तो फिर उसमें तो एक न्यायालय भी पार्टी बनना चाहिए ना। क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायिक दृष्टिकोण भी तो आना चाहिए ना कि भाई अगर वो चीज़ें जज के सामने होनी है, अगर 164 का पढ़ लें सीआरपीसी के, तो बड़ा बड़ा स्पष्ट है वो कानून कि ये इसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने हैं कहाँ पर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। और आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि एसीबी खुद करके ले आई और दुनिया भर की नाना प्रकार की चीज़ें, फॉन्ट चेंज, तो फिर उसमें आपको एक कोर्ट कोई पार्टी बनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान में वो जो बातें हैं वो सब जुडाइस हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये मेरे तर्क के रूप में ले लीजिए आप। जी 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 श्योर। एक्चुअल में दिक्कत यह है कि साहब सुन कौन रहा है, यहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा है। वकीलों का ये आलम है कि वो जो है एफिडेविट कोर्ट में दे रहे हैं कि भैया ऐसा चीज़ हो गया है और आप इस को भी दर्ज करिए करके। खैर उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सर जैसे जस्टिस अभय एस ओका एंड उज्ज्वल भुइया ने भी एक सख्त टिप्पणी की ना, जिसमें कहा कि ईडी जो है बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे, साक्ष्य के साथ बात करे। चालान भी पेश किया गया 7000 पन्नों का, 6 आरोपी बनाए गए। ये वो उस मामले के संदर्भित बात है। हमारे मामले में तो इस प्रकार की टिप्पणी बेसिकली अभी तक आई नहीं। ये किसी मामले विशेष की बात होगी, जिस मामले विशेष में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि आप इसके साथ में बात करें, उसके बाद में स्पष्टीकरण भी गया होगा उसका। कवासी लखमा को लेकर कहा था, कवासी लखमा के कि 10 महीने करीबन हो गए, उसमें स्पष्टीकरण भी गया है। क्योंकि मामला सब जुडाइस है, तो मैं तबीयत भी उनकी खराब है, तो आपने जैसा कहा कि लिबर्टी दी जाती है एजेड पर्सन को, तो ही इज समथिंग अबाउट 70, तो शायद उन्होंने जमानत के लिए किया होगा, तो कोर्ट ने फटकार बिल्कुल लिबर्टी दी जाती है एजेड पर्सन को। एजेड नहीं, इनफर्म, मैंने वर्ड यूज करते हैं इनफर्म। इन्फर्मिटी बहुत प्रकार की हो सकती है। कोई बिस्तर पड़ा हो, किसी को कैंसर हो, किसी को एड्स हो, कोई मतलब ऑर्थोपेडिक कुछ उसको परेशानी हो गई हो, उस प्रकार का कुछ रीजन हो, या कोई एल्जाइमर डिजीज से पीड़ित हो। सर आपने तो जो ऐसे उसमें आते हैं। हैं। चैतन्य बघेल की जो बिजनेस की बात की, एमएस डेवलपर्स, जो विट्ठल ग्रीन हो गया और डिलन ग्रुप के साथ जो भी अटैचमेंट हुआ, विजय अग्रवाल से संबंधित जो कारोबारी हैं, तो क्या आपकी फाइंडिंग्स में ये नजर आया कि चैतन्य बघेल का जो बिजनेस रियल एस्टेट का, वो आखिर स्टार्ट कब हुआ था? जब भी उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, चूंकि सब जुडाइस है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बेल उनकी पेंडिंग में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लेकिन एक बात, हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आई हैं वो बड़ा क्लियर कट है, डॉक्यूमेंटेड है। वो उनके अकाउंटेंट से भी उस बात की पुष्टि की गई है कि ये जो सारी चीज़ें आई हैं, आप कंपनी तो कभी से भी खोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कब से हो रहे हैं हमारे पास तो ऐसे। भूपेश बघेल ने पैतृक संपत्ति बताई उसको, जिसको 61 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया, 364 प्लॉट्स को जब्त किए गए। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा एक और बात की और दर्शकों को एक बात की और जानकारी देना चाहूँगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये 2 फोल्ड एक्ट है। इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो आप लोग देख रहे हैं, अरेस्टिंग देख रहे हैं, एक उसमें सिविल साइड की लायबिलिटी भी है। सिविल साइड की लायबिलिटी ऐसा होता है कि अगर अपराध के आगम के संदर्भित अगर कोई मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग का अधिकारी है, सक्षम अधिकारी जो है, अगर वो ये पाता है कि आमुक संपत्ति जो है अपराध का आगम है, तो वो उसको अनंतिम रूप से कुर्क करता है, प्रोविजनली अटैच करता है। लेकिन उसको वो भेजा जाता है उसको फाइनल अटैचमेंट करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लिखा ही हुआ है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको फाइनली कुर्क करने के पूर्व, ये तो अनंतिम रूप से कुर्क हुआ था, प्रोविजनली अटैच हुआ था, लेकिन उसको फाइनली कुर्क करने के पूर्व दोनों पक्षकारों को, ईडी को भी और जिसकी संपत्ति है उसको भी मौका देता है। आइए बताइए, आप अपनी सत्यता को साबित करिए। ईडी कह रही है कि ये आमुक अपराध में आपके अपराध का आगम है, आप कह रहे हैं कि नहीं है। बताइए आप। ऐसे बहुत सारे मेरे पास उदाहरण उपलब्ध हैं कि जब ईडी ने किसी की प्रॉपर्टी को अनंतिम रूप से प्रोविजनली अटैच किया है, जब वो फाइनल अटैचमेंट के लिए प्रोसीडिंग वहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने चली हैं, दोनों पक्षों को नोटिस देके बुलाया गया है, दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया है, और उसके बाद अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये पाता है नहीं भाई
अगर जैसे उदाहरण के लिए ईडी ने कहा कि ये 100 करोड़ की संपत्ति इसकी और इसकी, ये 100 करोड़ की संपत्तियां हैं, ये सब अपराध का आगम है। लेकिन अगर वह व्यक्ति लोग आके वहाँ साबित कर देते कि नहीं साहब हमारी तो ऐसी थी, जेन्यून थी, यहाँ से मिली थी, वहाँ से मिली थी, ये बहुत पुरानी संपत्ति साहब, ये तो हमको बाप दादाओं से मिली थी, या बहुत पहले वसीयत से मिली थी, या गिफ्ट डीड से मिली थी, या जैसे भी मिली थी, या मेरी पत्नी खुद एक वो है क्या कहते हैं, या मेरा बेटा खुद एक मतलब काम कर रहा है, उसने लोन लेके परचेज करी, उसको क्यों अटैच किया गया। अगर इस प्रकार की बातें उनके पास में आती हैं, थ्रेड बेयर एनालिसिस होती है वहाँ पर, और अगर वो पाती है कि हाँ भाई आप बताने में सक्षम नहीं रहे कि ये सारी की सारी संपत्तियां अपराध के आगम नहीं है, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ कुर कर देती है। उदाहरण दे रहा था। यदि उनको लगता है कि नहीं भाई 100 करोड़ तो ईडी बता रही है, लेकिन भाई 30 करोड़ का तो हमको हिसाब किताब दे दिया नहीं, तो फिर वो 30 करोड़ को छोड़ देती है, 70 करोड़ अटैच करती है। अगर लगता है कि नहीं ईडी तो जबरदस्ती 100 करोड़ बता रही है, 100 करोड़ का 100 करोड़ इन्होंने हिसाब दे दिया, तो 100 करोड़ का 100 करोड़ भी वो छोड़ देती है। तो दैट इज ए सिविल प्रोसीडिंग। अब ये जहाँ तक बात रही, कोई कह रहा है कि ये मेरी पैतृक संपत्ति थी या जो भी थी, ये सारी बातें जो हैं अनंतिम रूप से अटैचमेंट हुआ है, ये जाकर के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वहाँ पर इसका डिस्कशन होगा, आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद वहाँ पर उसका फैसला होगा। तो ये कहना वर्तमान में प्रीमेच्योर होगा कि ये नहीं वो सब अपराध का आगम थी, मैं तो वो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वो एक मैंने कहा ना 2 टाइप ऑफ प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। ये सिविल प्रोसीडिंग का ये हिस्सा है। सर भूपेश बघेल ने जो कहा कि महतारी जब्त, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी महतारी जब्त, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी टच दे देते हैं, हम छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी जब्त हो गए, तमनार जब्त हो गए, सरगुजा के रामगढ़ जब्त हो गए, जहाँ पे पेड़ कटाई जो है वो भी हावी है, बिजली बिल और तमाम चीज ला लेकर के भूपेश बघेला बोली से कि सब चीज जब्त हो गए है, तब पैतृक संपत्ति ला जब्त करके हमन ला का डराही। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल लॉयर लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूँ। Okay. अभी तक का मेरा सारा डिस्कशन स्टिक रहा है, जो मेरे पास एविडेंस अवेलेबल थे, जो कोर्ट की कार्रवाइयाँ हुई थी। कोई भी पॉलिटिकल पर्सन अपने मन की बात कह सकता है, वो कह सकता है, मैं उसमें कोई टिप्पणी करने वाला योग्य व्यक्ति हूँ नहीं। Okay. इफ ही हैज सेड दैट ही माइट हैव सेड दैट। लेकिन मेरे से अगर पूछेंगे इन संदर्भ में सवाल, तो मैं कहूँगा भाई मेरे पास जो एविडेंसेस थे उसके विरुद्ध जो हमने कार्रवाई करी है वो एकदम वैसी कार्रवाई जो वैधिक कार्रवाई है, और अधिकार सबको है, अधिकार सबको है उसका विरोध करने का। कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, हम डिफेंड कर रहे हैं, करते रहेंगे। सवाल इसलिए सर क्योंकि 18 जुलाई को अरेस्ट हुए थे चैतन्य बघेल, और शायद उनका बर्थडे था, तो जन्मदिन के दिन किसको अरेस्ट किया जाता है? इतना तो पता होता होगा ना। बोल रहे ना कि तमनार का हमने विरोध करने जा ही रहे थे, उस दौरान जन्मदिन के दिन अरेस्ट किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने रखा। ये सारी बातें तो मैं नहीं जानता वो किसका विरोध करने जा रहे थे, क्योंकि मुझे किसी ने शेयरिंग तो की नहीं थी कि मैं कहाँ विरोध करने जा रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं मालूम है। Okay. क्या कर रहे थे, वो पॉलिटिकल मूवमेंट होगा उनका, मे बी। मैं इतना कहूँगा, बड़े एकदम स्पष्ट बात कह रहा हूँ यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जहाँ पर कुछ पावर्स ग्रांट करता है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधिकारी हैं, जहाँ वो कुछ पावर ग्रांट करता है और रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। अनब्रिडल्ड एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दिया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 71 ऑफ द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कहता है कि ओवर राइडिंग प्रोविजंस हैं इसके, किसी भी कानून में होते हुए इसके प्रोविजन ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने कही, ये जन्मदिन तो मैं आई डू नॉट नो अबाउट दैट, बट द थिंग इज प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये कहता है कि अरेस्ट अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होगी तो सेक्शन 19 के जो प्रावधान हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो दिए गए उसके अनुसार अगर कार्रवाई की गई है तभी वो अरेस्ट सक्षम है, नहीं तो अरेस्ट गलत है। ठीक है। मैं दूसरे प्रकार से आपको और दर्शकों को समझाता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है उसको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बोला गया है। Okay. उसी प्रकार से आईपीसी में या आप बोलेंगे तो बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बोला गया, जैसे डकैती, जैसे उगाही वसूली, जैसे कि मर्डर, जैसे कि रेप, ये भी सब कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल मामले हैं।
अगर किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि अमुक जगह पर किसी की हत्या हुई है, पुलिस अधिकारी वहाँ पर जाकर के अगर अपना इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको कुछ सबूत मिलते हैं या कुछ लोगों की गवाहियाँ मिलती हैं कि मिस्टर एक्स उसमें शामिल थे, तो तुरंत जाके गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। ये पावर है उसके पास में। कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल में मामले में उसको किसी कोर्ट से वारंट इशू कराने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है उसको। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऐसा एक एक्ट है जिसमें कि यद्यपि वो मामला कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, तथापि किसी को डायरेक्ट जाकर अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, जबकि सेक्शन 19 की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति ना की गई हो। और सेक्शन 19 बड़ा प्रोमिनेंट है, कई बार सुप्रीम कोर्ट के कई केस में डिस्कस हुआ है। फिर से याद दिलाऊंगा, विजय मदन लाल चौधरी भी डिस्कस हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस में डिस्कस हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि जो अरेस्ट करने वाला अधिकारी है, जब उसको यह समाधान हो जाए कि यह व्यक्ति इस गतिविधि में लिप्त है और अरेस्ट नहीं किया गया, तो ये संपत्तियों का यहाँ वहाँ कुछ कर सकता है, और वो भी लिखित इन राइटिंग। ओके, रीजंस टू बिलीव शब्द कहा गया, लिखा है जो वर्ड, रीजंस टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जब तक ये पूर्ति नहीं होगी अरेस्ट नहीं कर सकते। इस मामले में रीजंस टू बिलीव बनाए गए थे, और ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक पर्टिकुलर दिन में जाकर अरेस्ट की गई, उसके पूर्व में भी वहाँ पर जाके कार्रवाइयाँ हो चुकी थी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके थे। उसके बाद जब रीजंस टू बिलीव बनाए गए तब अरेस्टिंग हुई। और लास्टली ये कहूँगा, उस अरेस्ट को भी चैलेंज किया गया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उस अरेस्ट को भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गलत नहीं ठहराया। सर, शराब घोटाला पहले 2100 करोड़ था, फिर शायद 3200 करोड़ के आसपास आने लगा, कई लोगों का नाम और आगे आने लगा। क्या हम माने कि बाय द टाइम ड्यूरेशन में और भी लोगों का नाम सामने आएगा? जब शराब घोटाले, देखिए ये जब फाइनेंशियल क्राइम, थोड़ा सा लोग क्रोनोलॉजी भी समझना चाह रहे हैं, कुछ और लोग का नाम थोड़ा सा अगर आप स्पेशली बता सकें। शराब घोटाला होलोग्राम को, नकली होलोग्राम को लेकर के था, तो आप थोड़ा सा बता सके कितने लोग का नाम और भी आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। जो शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो ईडी ने किया हो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया हो, जो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया था, तो जब एक मोटी मोटी चीज़ें हमको पता पड़ी थी कि भाई शराब घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। तो घोटाले का हमको समझ में आया कि घोटाले का प्रथम चरण ये था कि भाई अगर आपको शराब छत्तीसगढ़ में बेचनी है तो इतना कमीशन दे दीजिए। दूसरे प्रकार की बात ये हुई कि अगर आपको एरियाज चाहिए कि ये एरिया में बेचनी है तो उसका इतना दे दीजिए। तीसरा फिर वो FL10A लाइसेंस आ गया कि भाई शराब, पहले के स्कीम में ये था कि शराब मैन्युफैक्चरर से सीधे राज्य शासन शराब खरीदेगी, और उसके बाद जब शराब बिकेगी तो 15 दिन के अंदर उनको मैन्युफैक्चरर को पेमेंट हो जाएगा। कंपनियां बनाई गई 2, संजय मिश्रा और आशीष सोनी। तीन सॉरी, FL10A लाइसेंस होल्डर हुई। ओके। लेकिन हुआ ये, जब पॉलिसी में चेंज किया, मैंने आप जब आपने वो सवाल पूछा था ना, ये किंग पिन इसको बोलते हो, किंग पिन उसको बोलते हो, फिर आपका रोज किंग पिन बदलता है। तो किंग पिन, इसका किंग पिन कौन थे? ये जो पॉलिसी वाले थे। पॉलिसी में उन्होंने किया कि नहीं, शराब मैन्युफैक्चरर शराब तो तुरंत बेच देगा राज्य शासन को, लेकिन राज्य शासन तुरंत नहीं खरीदेगी। 3 हमने एंटिटीज बना दी हैं, दिस इज वेंचर्स, नेक्स्ट जेन और एक एंटिटी थी, ये 3 लोग खरीदेंगे उसको। ये आपको तुरंत पेमेंट कर देंगे। आप 100 रुपए की शराब आपने बेची, 100 रुपए का तुरंत आपको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये लोग फिर बेच रहे थे राज्य शासन को शराब। इनको कहा गया था कि आप भाई ऑब्वियसली अगर मैं 100 रुपये में किसी शराब को खरीद रहा हूँ, एक बॉटल को, तो मैं अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन तो रखूँगा। मैं 110 में बेचूंगा, 105 में बेचूंगा, 120 में बेचूंगा। यहाँ उनको बोला गया कि जितना भी तुम उसमें मार्जिन रखोगे अपना प्रॉफिट का, उसका 70% शराब जो स्कैंडल के जो मुख्य लोग हैं उनके पास जाएगा, और 30% आप रखेंगे। उदाहरण के लिए 100 की शराब को अगर मैंने 100 की तो मैंने खरीदी मैन्युफैक्चरर से, 200 रुपये में अगर मैंने उसको राज्य शासन को बेचा, तो 200 में से 70% हैंडलर्स को और 30% वो रखेंगे। तो इस प्रकार की इन्होंने पॉलिसी बनाई। अब रहा सवाल इस बात का कि भाई ये कब अंत होगा, कि कब आते जाएंगे लोग, क्या नहीं आते जाएंगे। तो जब हमने शराब का स्कैम का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था तो ऐसे रोल आए थे। कालांतर में
लोगों को बुला के पूछताछ करते गए तो और लोगों के भी नाम आते गए, और लोगों के नाम आते गए, क्योंकि लेटेस्ट में जैसे आपने जिनका सवाल पूछ रहे थे मिस्टर बघेल, चैतन्य का नाम आ गया, तो ऐसे करके आए नाम, एविडेंस आ रहा है, नाम आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर ईडी और एसीबी को ये जरूर कह दिया, आपका जितना भी इन्वेस्टिगेशन है आप उसको 3 महीने के भीतर क्लोज करें और फिर ताकि ट्रायल प्रारंभ हो। अब आप जो पूछ रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, 3 महीने के भीतर इन्वेस्टिगेशन क्लोज करें और ट्रायल प्रारंभ हो, इन्वेस्टिगेशन क्लोज भी हो जाएगा, ट्रायल प्रारंभ भी हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन तो जारी रहेगा नए नए लोगों के संदर्भ में, हमारे पास लिमिटेशन होती है, तो हमको उसमें अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट या अगर बोलेंगे तो चार्जशीट पेश करनी होती है एसीबी में। अगर ट्रायल प्रारंभ होने के बाद भी हमारे पास कुछ एविडेंसेस गैदर होंगे और जिन जिन लोगों के खिलाफ गैदर होंगे वो सब लोगों को हम लोग प्रोसिक्यूट करने का प्रयास करेंगे अगर हमको एविडेंस ठीक ठाक मिल गए। लेकिन बस हमारे पास एक हमको ट्रायल प्रारंभ होने के बाद हमारे लिए एक बस पर वो होगा, एक हमको एक रिक्वायरमेंट होगी। अभी वर्तमान में तो हम कोर्ट की परमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब ट्रायल प्रारंभ हो जाएगा तो हम कोर्ट की परमिशन ले करके भी हम सप्लीमेंट्री, चाहे तो कंप्लेंट हो चाहे चार्जशीट हो, फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंड नहीं हुआ है, ये अगर और भी नए नए नाम आए, पहले 2000 करोड़ का था, फिर 2500 करोड़ हुआ, अब दिख रहा है कि और भी आता जा रहा है, क्योंकि इसमें लाभान्वित तो कई सारे लोग हुए हैं। एक्चुअल में सर क्या है, पॉडकास्ट में मुझे चाहिए मटेरियल और आप स्टिक्स टू योर बेसिक्स, आप तो एकदम कंठस्थ है। मुझे जो चाहिए कि मैं वो शायद मुझे लग रहा है बीजेपी के नेता को पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल अपने उन जो जोन है उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं और राजनीतिक चीज़ों पे आप नहीं बोलना चाह रहे। लेकिन मेरा सवाल रहेगा बीजेपी के कि आखिर बीजेपी का नेता का नाम शराब घोटाले में, क्योंकि कई लोगों का सीधा सीधा आरोप है और साक्ष्य भी रखे हैं कि बीजेपी के नेताओं के पास भी जाता है। बहरहाल मैं ये बात करूँगा सर कि भूपेश बघेल अभी शराब घोटाला नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं बचेली, दंतेवाड़ा, जहाँ पे अभी आबकारी विभाग के अंतर्गत शराब घोटाला हुआ, वहाँ भी भले QR कोड स्कैनर के थ्रू हुआ। झारखंड वाला जो अभी मैटर था जिसमें छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी जो एक नाम है उसके थ्रू भी शराब घोटाला हुआ ही है, तो वो तो कंटिन्यूसली चला रहा है। भूपेश बघेल के पहले की बात हो, भूपेश बघेल के बाद की बात हो, तो सिर्फ भूपेश बघेल पर ही शिकंजा क्यों? राजनीतिक साजिश है क्या? मैं हमेशा से अपने इस पूरे आपके डिस्कशन में कहता आया हूँ कि अगर आप मुझसे एकदम मेरे जो 4 कॉर्नर्स मेरी बात पूछेंगे तो बिल्कुल बताऊंगा, मैं इसमें भी बिल्कुल बताऊंगा, मैं बगैर किसी का नाम लिए बगैर। बात तो ये बिल्कुल अपने ऐसे नहीं नाम नहीं लिया किसी का। बात बिल्कुल एकदम सीधी और स्पष्ट है हाँ। कि मैंने अपनी बातों का प्रारंभ आपसे किया तभी था जब आप पहला आपने सवाल मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कब करती है? जब उसके पास एक FIR या कोई दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा फाइल्ड एक क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। अगर जो भी आप बता रहे हैं इस बात से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई FIR आएगी और ऐसा कोई क्रिमिनल कंप्लेंट होगा तो ये एजेंसी पीछे बिल्कुल हटने वाली नहीं है, नाम कोई भी हो मतलब नहीं है उससे। 17 जनवरी 2024 में FIR हुई थी शायद, ऐसे ही कुछ आसपास में 70 लोगों के ऊपर। विवेक ढांड उनमें से एक नाम थे, पूर्व मुख्य सचिव। तो उन पर ACB ने रेड मारी। अभी हाल तक के, प्रेजेंट तक के, उन पर एक और गंभीर आरोप लगा है NGO में बड़ी गड़बड़ी करने को लेकर के। तो ईडी क्या कर रही है? क्या इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी विवेक ढांड पूर्व मुख्य सचिव के ऊपर? देखिए, जो मामला बता रहे हैं वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से रिलेटेड स्कैम है, जिसमें कि पूर्व में हाईकोर्ट के समक्ष एक पिटिशन फाइल की गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने उसको, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलट रहा हूँ मैं, ओके। उसमें पहले पिटिशन फाइल की थी और उसके बाद फिर उसमें कुंदन सिंह ठाकुर जिस केस की आप बात कर रहे हैं, मेरे को याद आ गया वो मामला। फिर बाद में उसको कन्वर्ट किया गया एक PIL के रूप में, और PIL के बाद उसमें उभय पक्षों को सुनने के पश्चात उसमें उन्होंने बहुत सारे पिटिशनर बनाए थे अपनी उस पिटिशन में, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्राइवेट पिटिशनर ही बनाया गया था। उन सभी IAS अधिकारियों को रेस्पोंडेंट पार्टी बनाया गया था, जो कि
किसी न किसी समय पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस वाले में, सामाजिक कल्याण विभाग में कहीं ना कहीं सेक्रेटरी रहे हैं। और स्कैम तो बहुत पुराना था और उसमें फिर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि उसमें तत्काल सीबीआई को एक अपनी एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया था। उसके पश्चात वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया उन सभी लोगों के द्वारा जो उसमें प्राइवेट पार्टी के रूप में संलिप्त थे, जिसमें कि एक विवेक ढांड भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हाई कोर्ट ने इन सभी लोगों को सुनवाई नहीं करी है तो इनको भी एक सुनवाई का अधिकार दे दिया जाए। उसके पश्चात हाई कोर्ट उसको डिसाइड कर रिमांड कर दिया था। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई का अधिकार लगभग, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि केस मेरे पास डायरेक्टली नहीं है लेकिन मुझे जानकारी है, तो वो उसमें सुनवाई का अधिकार सबको दिया गया। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि हमें इसमें कार्रवाई आगे की जाए। ऐसी परिस्थिति में केवल एक अधिकारी का क्यों, उसमें बहुत सारे अधिकारी शामिल हैं। इस संदर्भ में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो डिपार्टमेंट के साथ की गई है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैंने अपने बातचीत के दौरान ही पहले बताया था कि सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है, क्योंकि अपराध मैंने आपको डेफिनेशन जैसे बताई 2-3 चरण में है वो, कि जैसे मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया काली कमाई से और गंदी कमाई से, ब्लैक मनी एंड डर्टी मनी से, हम डर्टी मनी के पीछे हैं। तो अगर हमको उसके ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जिन लोगों के खिलाफ मिलेंगे, केवल एक आदमी का नाम क्यों लिया जाए, जितने उसमें इतने सारे सेक्रेटरीज थे, सारे के सारे आईएएस अधिकारी हैं, जिन के खिलाफ हमको मिलेंगे उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम करेंगे और जिन के हमको खिलाफ हमको मिलेगा ज़रूर हमको प्रोसिक्यूट करेंगे। सर, राजीव भवन में 950 करोड़ रुपए शराब घोटाले का इधर से उधर हुआ, नेटवर्क के थ्रू कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा बताया गया है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे आपका सीआरपीसी भी है और बीएनएस भी आ गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है थोड़ा डिफ्रेंशिएशन बताना दोनों में, तब फिर आपके मुख्य जो प्रश्न है उसका आंसर मैं कर पाऊँगा। सीआरपीसी में पुलिस अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है तो धारा 161 में रिकॉर्ड करती है। धारा 161 के स्टेटमेंट को किसी को साइन करने की ज़रूरत नहीं। मसलन पुलिस मेरे से अगर किसी घटना के संदर्भ में अगर जानकारी लेने के लिए आई है, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे इसमें साइन करने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन वो स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव या डिसप्रूव होते हैं। मतलब स्टेटमेंट तो मैंने आज दे दिया, वैसे बहुत सारे लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं जैसे उदाहरण के लिए एक पानठेले वाला हूँ, मेरे पानठेले के सामने 2 लोगों ने चाकूबाजी की वारदात करी, एक ने दूसरे को चाकू मारा, दूसरा आदमी मर गया। पुलिस वाले मेरे से पूछताछ करने आए, मैंने कहा हाँ साहब, वो मेरे सामने फलाना आया था, फलाने को चाकू मारा, वो गिर गया था, मरा कि नहीं मरा मेरे को नहीं मालूम, मेरे सामने चाकू उसने मारा था। कोर्ट में मुझे ये स्टेटमेंट रिपीट करना पड़ेगा, तब मेरे स्टेटमेंट की वैल्यू है, तब वो एडमिसिबल होता है। ये जो मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मुझे कोर्ट भी जाना पड़ेगा। कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष मुझे यही सारे बातों को दोहराना पड़ेगा। मुझसे दूसरा वकील क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा, लेकिन मुझे अपने बातों अगर मैं तटस्थ रहा तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था पुलिस के सामने वो एडमिट हो जाएगा। हाँ भाई, अब इसकी बात एडमिट है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक थोड़ा सा फर्क है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं धारा 50 में। धारा 50 को वो वैलिडिटी है कि मानो आपने कोर्ट के सामने वो स्टेटमेंट दिया हो। इट इज एडमिसिबल, डायरेक्टली एडमिसिबल इन एविडेंस। रोहित टंडन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है, विजय मदनलाल चौधरी ने निर्धारित किया। ईडी के सामने आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो डायरेक्टली एडमिसिबल है। ओके, यही कठिन बनाती है, यही कुछ उसके प्रोविजन हैं जो उसको कठिन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस भवन में इतने पैसे ट्रांसफ़र हुए, ये हुए, वो हुए, इसको दिए, उसको दिए, ये गवाहों ने आकर के हमको बताया है। जो गवाहों ने आपको बताया, और हमारे स्टेटमेंट मैंने कहा ना आपको कि डायरेक्टली एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। प्रेशर में वो बयान लिए होंगे तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरा सीसीटीवी मैंने आप बताया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह, पूरा प्रेमाइसिस उसमें है। आज दिनांक तक जिसने स्टेटमेंट दिया उसने कोर्ट में आकर कभी ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया कि मैंने तो दबाव में आके दिया। हमारा सारा स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग विद इन दी सीसीटीवी होता है। उन्हें मरना थोड़ी ना आपके सामने ऐसा बोल करके। इस कोर्ट ने आज नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन चाहे कोल स्कैम हो चाहे लिकर स्कैम हो, बहुत पहले ही इस ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है
कि जब भी आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उसकी जो भी सीसीटीवी फुटेज होंगे आप उसको स्टोर करके रखेंगे। जिस दिन से ऑर्डर हुआ उस दिन से हम रख रहे हैं, ताकि कल को ऐसा कोई आक्षेप कालांतर में जब ट्रायल चालू का लगता है, कोई हमसे मंगवाता है, कोर्ट मंगवाता है, तो हम दिखा देंगे। सामान्य आदमी ये जानना चाहता है सर कि जेल के अंदर मुलाकात होती है परिवारों की किसी से, जैसे जो कैदी है उनके परिवार वाले, वो उनसे मिल सकते हैं? जेल में कोई व्यक्ति अगर निरुद्ध होता है तो उसमें एक मुलाकाती दिन तय होता है। मुलाकाती दिन में समय भी तय होता है, उनको सबको समय निर्धारित किया जाता है, लोग लाइन लगा खड़े होते हैं और एप्लीकेशन देते हैं मुलाकाती दिन के दिन, हम हमारा आमुक कैदी आमुक अपराध में आमुक उसमें है, तो उसमें उनकी मुलाकात बाकायदा होती है और जो भी उनको थोड़ी बहुत बात करनी होती है। ऐसा मुलाकात नहीं होती जैसे हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ कई वीआईपी कल्चर के लिए हो जाती है, तो गरीब लोग जो अंदर रहते हैं वो तो बेचारे देखने को तरस जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरी तरफ अनवर ढेबर की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। अनवर ढेबर और शोएब ढेबर के बीच में कुछ जेल के अंदर विवाद भी हुआ, जिसके बाद में शायद शोएब ढेबर पर भी एफआईआर हुई थी, नॉन बेलेबल। देखिए, अनवर ढेबर शोएब ढेबर के बीच में जेल के अंदर क्या हुआ, ये तो वहाँ का जेलर या उसका जेल सुपरिटेंडेंट या जेल डीजी यही लोग सक्षम हैं उसके संदर्भ में बताने के लिए। मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आदमी हूँ, जेल का अधिकारी तो मैं हूँ नहीं, तो उस संदर्भ में मैं कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। फिर भी कुछ हॉट टॉक्स के बारे में अगर कुछ पता हो शोएब ढेबर और अनवर ढेबर का? चूंकि मैंने कहा ना कि मैं वहाँ उपस्थित था नहीं, अगर होता तो जरूर बता देता आपको। पता या सब उन दोनों में से किसी एक ने मेरे को बताया होता। कोर्ट की पेशियों के दौरान तो अनवर ढेबर आता है। सर, ईडी की स्ट्राइक रेट के बारे में क्या कहेंगे? जो परसेंटेज है कि कितने केसेस वो करती है और उसके बाद में वो सक्सेस कितना मिलता है उसको, सक्सेस रेट? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है और इसका मैं थोड़ा सा वृहद उत्तर दूंगा। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बड़ा नया एक्ट है, 2005 में ये इनैक्ट हुआ और मैं ये मानता हूँ कि गतिमान आया है जब 17, 18, 19 के आसपास जो अमेंडमेंट आए हैं उसके बाद ये गतिमान हुआ है। और अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि टाइगर तो था, लेकिन दांत और उसके जो पंजों के नाखून में जो ताकत तब से आई है जब अमेंडमेंट हुए हैं। और इसलिए हुआ है कि अपने आप से नहीं हुआ है, क्योंकि इस एक्ट के कई प्रोविजन को, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि निकेश ताराचंद शाह का मामला चैलेंज हुआ था, इसमें प्रोविजन को ही, धारा 45 को ही पलटाया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये नया एक्ट है, डेवलपिंग एक्ट है, अभी सेटल्ड एक्ट नहीं है। यहाँ पर रोज़ नए जजमेंट आते हैं, रोज़ नई फाइंडिंग्स आती हैं, रोज़ एक नया हमको दृष्टांत देखने को मिल जाता है। मसलन 2 इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तो बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी प्रशासनिक अधिकारी को, मतलब किसी शासकीय व्यक्ति को अगर हम प्रोसिक्यूट करते थे तो हमको प्रोसिक्यूट करने से पूर्व अभियोजन स्वीकृति की कभी आवश्यकता होती नहीं थी, कभी नहीं था, हमारे एक्ट में था ही नहीं। लेकिन 2024 में जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि ईडी के मामलों में भी प्रशासनिक अधिकारी शामिल है तो आपको अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता है। तो ये नया डेवलपिंग एक्ट है ना। मामले मैंने बताया ना, 2015 का सबसे पहले मेरा मामला था, हिंदुस्तान में तो और भी रहे होंगे, लेकिन ये सेटल्ड पोजीशन अभी हुई। तब तक तो हम किसी का अभियोजन स्वीकृति लेते नहीं थे, लेकिन अब आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको लेना पड़ेगा और बैकडेट से हमारा जजमेंट लागू है। तो बैकडेट से हमको सबकी लेनी पड़ रही है, चाहे टुटेजा हो, चाहे सौम्या चौरसिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो समूर विश्नोई हो, कोई भी हो, सबकी लेनी पड़ रही है हमको। लेकिन पहले तो स्थिति नहीं थी, तो डेवलपिंग एक्ट है। एक और नई चीज़ आई कि जब कोर्ट संज्ञान लेता है, हम ना अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करते हैं, कोर्ट उसमें संज्ञान लेता था। ये जो मैंने आपको पहले बताया ना मामला कि अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, इसी हाई कोर्ट को मेरा ही आर्गूमेंट किया हुआ एक जजमेंट था, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया था कि कॉग्निजेंस अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता आपके पीएमएलए केस में नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ही जजमेंट था। लेकिन बाद में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि नहीं, लेना पड़ेगा। तो डेवलपिंग एक्ट हो गया ना। दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ मैं, वो अभियोजन स्वीकृति के संदर्भ में था। ये था जब हमने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट सबमिट करी कोर्ट में, जब आर्गूमेंट होता है संज्ञान के स्तर पे। संज्ञान के स्तर पे आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने 5 लोगों को प्रोसिक्यूट किया, तो बताना पड़ा कोर्ट को, साहब इसका ये रोल था, इसके पहले ये क्राइम ये था, ऐसे ऐसे अपराध घटित हुआ, ऐसे ऐसा इतने करोड़ का मामला है, इसमें इसका रोल ये है, तो इसका संज्ञान लिया जाए।
उस स्तर पर उस जो अभियुक्त है उसके वकील को सुनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ओके। ये भी Amend हो गया। यहाँ पे डिसाइड हुआ। यहाँ पर एक ट्रायल कोर्ट के सामने ऐसा एक मामला आया, बाबूलाल अग्रवाल IAS अधिकारी हैं, उसका मामला आया था जिसमें उसके वकील ने आके बोला कि मुझे भी संज्ञान के स्तर पर सुना जाए। जो यहाँ के ट्रायल जज थे उन्होंने कहा मैं सुनूंगा, मैंने कहा कि हमारा विरोध है, कानून में ऐसा लिखा नहीं है। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम नहीं, मैं सुनूंगा इनको। ईडी ने उसको चैलेंज किया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभी निर्धारित कर दिया था कि नहीं संज्ञान के स्तर पे सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी फिर एक जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कह दिया कि नहीं, संज्ञान के स्तर पे भी उसको सुनने की आवश्यकता है। तो दिस इज अ डेवलपिंग लॉ, दिस इज नॉट अ सेटल्ड लॉ। जब डेवलपिंग लॉ होता है ना तो उसमें रोज नई कुछ चीज़ें आती हैं। और फिर से पलटता हूँ आपके उस पुराने सवाल पे कि बड़े बड़े वकील आते हैं, आप कैसे टैकल करते हैं। तो मैं उसका जवाब तो मैंने पहले भी दिया था, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आप उनके साथ नहीं चलेंगे, नए नए जो बदलाव आ रहे हैं अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे तो आप उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने मामलों में ईडी ने, वो कहते हैं ना, वो एक परसेंटेज लेकर के विपक्ष बहुत हावी है जिसको कहता है कि ईडी 100 मामले करती है तो वो उसको मतलब 2 मामलों में भी अभी तक के उसको सक्सेस नहीं मिला है, सफल नहीं हुई है। तो इस मामले में मेरा क्वेश्चन है उसे कौन सा परसेंटेज कहते हैं? यही जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट मैं अपने भाषा में कह रहा हूँ। अगर मैं शराब स्कैम की बात करूँ, संज्ञान हो गया था और आगे बढ़ गया था कोर्ट ट्रायल की तरफ, लेकिन ये 2 फैसले आ गए पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों का मैं जो यहाँ हमारे रायपुर का मैं बता सकता हूँ कि हमारे ट्रायल एडवांस स्टेज में, क्योंकि क्या है ना, इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 13 हज़ार पन्ने, 15 हज़ार पन्ने होते हैं। इसके अलावा जो हमारे गवाह होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ये मैं कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये वाले बातें हो चुकी हैं कि ईडी दुनिया भर के मामले दर्ज करती है लेकिन का जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है। तो कन्विक्शन रेट कम था। अब मेरा ऐसा मानना है क्योंकि कानून में बदलाव आता जा रहा है, हम लोग और सुदृढ़ होते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जरूर होगा। वर्तमान में अगर आप कहेंगे कन्विक्शन रेट, आप कहेंगे कन्विक्शन रेट, स्ट्राइक कन्विक्शन रेट तो छत्तीसगढ़ में अभी नहीं है क्योंकि ट्रायल में है मामले सब। ओके। कुल लेवी में अगर हम बात करें, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, 25 रुपये टन जो आप बात कर रहे थे जो वसूली हो रही थी, इसके बिना डिलीवरी नहीं मिलेगी। देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह, तो क्या इन लोग सीधे तौर पे सम्मिलित थे? इसके भी साक्ष्य हैं कुछ, इसके बारे में भी अगर आप बताएंगे। देवेंद्र यादव के बारे में बताएंगे, कांग्रेस के नेता है। देवेंद्र यादव किस हद तक इसमें शामिल है? क्या आपकी कन्विक्शन इसमें है? क्योंकि देवेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि मुझे जेल से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं भी क्रांतिकारी हूं और मुझे गलत फंसाया जा रहा है। मैं तो अपने इन्वेस्टिगेशन बात करूंगा। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन तो अपने, कोई पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस मामले में संलिप्त है, अगर कोई जेल से छूटेगा, आप उससे पूछेंगे तो ये कोई थोड़ी कह देगा, पब्लिक में थोड़ी स्वीकार कर लेगा हाँ मैं, मेरी संपूर्ण संलिप्तता है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सबको मौका दिया जाता है कानून के अंतर्गत कि हाँ आप अपनी सत्यता को साबित करें, उनको भी मौका मिलेगा, सबको मिलेगा मौका। अब उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट क्या दिया कि तो वो बेहतर जानते हैं। मुझसे अगर आप बात कर रहे हैं कि चूँकि मामला सब जुडाइज है, फिर मैं थोड़ा सा कम ही बोलूँगा उसमें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इन सभी लोगों के खिलाफ जिनका आपने नाम लिया, इनके खिलाफ जो हमने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट सबमिट करी है, उससे रिलेटेड ओरल जो हमारे पास सबूत हैं वो छोड़ दीजिए, डॉक्यूमेंटेड बहुत सारे प्रूफ्स हैं इनके पास में। और हमें ऐसा एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है या मेरे डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है, हमने बहुत अच्छे साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और हम इनका कन्विक्शन करा के ले जाने में कालांतर में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। सर शॉर्ट में एक आंसर चाह रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ आपको उस तरफ। अभी बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं होता कि ईडी के जितने तमाम अधिकारी हैं, आप भी हैं साथ में, और भी बहुत सारे पूरे एक सर्कल है, नेटवर्क है, तो ईडी के इन अधिकारियों पर अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है और सेम सिचुएशन बन जाता है, और क्या ऐसा द्वेष की भावना से उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी?
कि तुमने हमारे लिए ऐसा किया था, फिर तो यही बदले की भावना चलते रहेगी। इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो भी ऑफिसर काम कर रहे हैं या तो कैडर ऑफिसर्स हैं, यानी ईडी के कैडर के द्वारा डायरेक्टली रिक्रूटेड पर्सन्स। एक ईडी का कैडर होता है। ईडी चूँकि डिपार्टमेंट नया बना है तो उसमें अभी अधिकारियों की थोड़ी सी कमी है, तो उस वजह से ईडी के कैडर के भी अधिकारी हैं, मतलब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट होकर आते हैं, प्रमोट होकर के सीनियर हो जाते हैं। और कमी को पूर्ति करने के लिए आईपीएस भी आते हैं डेपुटेशन पे। आईआरएस में भी 2 विभाग हैं, एक इनकम टैक्स होता है, एक सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स होता है, जो जीएसटी हो गया उसके भी अधिकारी आते हैं। तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि जितने भी अधिकारी वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं या जिन्होंने पूर्व में कार्य किया है, क्योंकि वो डेपुटेशन में जो आने वाला व्यक्ति है वो डेपुटेशन कंप्लीट होता है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चला जाता है। ईडी का कैडर वाला अफसर तो ईडी कैडर में ही रहता है, क्योंकि कैडर अफसर। तो अगर आप ये कहें कि कल को सरकार जो भी चेंज हो नहीं हो जो भी हो तो इनके खिलाफ दोषपूर्ण कार्रवाई होगी, तो अगर आप दोषपूर्ण कार्रवाई करेंगे तो अधिकारी लाएंगे कहाँ से आप? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने की ये है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, यहाँ कोई किसी को टारगेट होकर कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ 4 कॉर्नर्स ऑफ दी पीएमएलए में पावर्स दिए गए, उसमें कार्य कर रहे हैं। और कार्रवाई प्रारंभ कहाँ से होती, मैंने पहले ही बता दिया, कार्रवाई ईडी के तब प्रारंभ होगी जब उस संदर्भ में कोई एक एफआईआर होगी या कंप्लेंट होगी। अगर है तो जिनके खिलाफ है कार्रवाई कर रहे हैं, कल होगी जिनके खिलाफ होगी वो तब भी करेंगे। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें कालांतर में कुछ हो पाएंगी। हालांकि अनुमान लगाना मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं चूंकि एडवोकेट हूँ, मुझे उस संदर्भ में ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। सर, आईएएस रानू साहू की बात करते हैं। आईएएस रानू साहू जब आपकी ट्रायल चलते हैं तो क्या वो कोऑपरेट करते हैं? लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं रानू साहू, सौम्य चौरसिया, किसी को जाने मत जाने, ये दोनों नाम चर्चित है। क्या कोऑपरेट करता है? क्योंकि हमने सुना है कि जेपी मौर्य जो उनके पति है वो नाना प्रकार के कहीं ना कहीं अप्रोच लगाया उन्होंने, यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी है, ऐसा हमने सुना है। तो क्या कोऑपरेट करते हैं ट्रायल के दौरान? ट्रायल प्रारंभ होने दीजिए, उनके कोऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, हमको अपने एविडेंस प्रूव करना है। हाँ, ये मैं एसीबी के संदर्भ में कह रहा हूँ, बस यहीं पर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आपको फिर से बताना चाहूँगा। कोऑपरेट करना या नहीं करना एक अलग सवाल है, क्योंकि हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, इन्होंने जो भी कुछ किया उस वजह से इनकी अरेस्ट हुई और इतने समय तक इन्होंने जेल में रहे। कालांतर में इनको जमानत भी मिली, किंतु इनको ये भी कह दिया गया जमानत तो हम आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में आप आओगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी कॉन्शियस इनफ, जमानत तो दिया केवल इसलिए कि लंबे समय तक आप जेल में हैं। 7 साल की सज़ा है पीएमएलए में, अब लंबे समय से जेल में, लगभग सबने 1.5 साल के ऊपर काट दिया, तो पूरी संपूर्ण सज़ा तो आपको नहीं कटवा देंगे जबकि ट्रायल ना प्रारंभ हुआ है। तो जमानत तो लाभ दिया, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट तो कई लोग जाते हैं, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति को समझाने के लिए कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, कोई मर्डर ट्रायल में, कोई मर्डर में है, कोई किसी बड़े बड़े जुर्म में लिप्त है, सब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जमानत लेके आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर एक ऑर्डर में तो ये नहीं लिख के देता ना कि आप छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में नहीं रहेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गंभीर संलिप्तता देखी होगी। और ईडी की तरफ से आर्गूमेंट भी रहा, एसीबी की तरफ से आर्गूमेंट रहा कि आएंगे तो इन्फ्लुएंस करेंगे विटनेस को, क्योंकि लोग हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स रहे हैं। इसलिए तो कहा गया ना कि ये सब बाहर रहेंगे छत्तीसगढ़ की बाउंड्री से। ट्रायल जब चालू होगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस है आपको बताना चाह रहा था, पलट रहा हूँ उस बात पे, कि जो एसीबी का केस है वो पुलिस का केस है। पुलिस के केस में जो याद रखिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो पुलिस का होता है, प्रूफ करने का कि ये व्यक्ति इस जुर्म में लिप्त है। पीएमएलए केस का धारा 24 यह कहती है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त नहीं हूँ। ये चार्ज किनका है, ये बर्डन किनका है? जिनको हमने प्रोसिक्यूट किया है। ये सबसे बड़ा बर्डन है। ये एक और कठिन प्रावधान है धारा 24 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जिसमें नेगेटिव बर्डन दिया गया है। जिसको हमने अभियुक्त बनाया है वह साबित करेगा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त नहीं हूँ। तो ये इनके ऊपर बर्डन डिस्चार्ज करेंगे, तो आने वाले ट्रायल के समय हम देखेंगे कैसे डिस्चार्ज करते हैं। सर, महादेव सट्टा ऐप घोटाले में अगर सबसे पहले इसको किसी ने उजागर किया था तो वो थे अभिषेक पल्लव, जो कि बहुत पॉपुलर एसपी थे
आईपीएस हैं और पूरे देश भर में वो पॉपुलर हैं। तो उन्होंने बकायदा हर मामले को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया कि हाँ, महादेव सट्टा ऐप क्या होता है, इसमें बैटिंग ऐप में क्या हो रहा है। और जब बीजेपी को ये लगा कि ये कांग्रेस शासन में मुख्य पदों पर रहे हैं तो इनको फंसा दिया गया, इनको ही रडार में ले लिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, अभिषेक पल्लव पुरानी गवर्नमेंट जो थी, जो तत्कालीन रूलिंग पार्टी से कितने करीब थे, क्या थे, वो तो मैं नहीं जानता, वो तो अभिषेक पल्लव ज़्यादा बता पाएंगे आपको, वो तो उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन रहा सवाल ईडी अगर ऐसा कह रही है तो आप ये देखिएगा, अभी तक हमने अभिषेक पल्लव को किसी भी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में प्रोसिक्यूट नहीं किया है। कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, हमने जब अपनी पहली प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट प्रस्तुत करी तो जो हमको एक, देखिए, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जब प्रस्तुत होती है तो जिन लोगों को हम प्रोसिक्यूट कर रहे होते हैं उनके खिलाफ जो तटस्थ सबूत होते हैं वो हम जरूर उसमें लिखते हैं, हाँ भाई, इन लोग के खिलाफ हमारे पास तटस्थ सबूत उपलब्ध हैं, एविडेंस अवेलेबल हैं, इसलिए इनको हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, ये एविडेंस की फहरिस्त है। हाँ, लेकिन एक हम उसमें और एक ग्लिम्स ऑफ द क्राइम बताते हैं कि हाँ भाई, इस क्राइम में हमको हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आमुक व्यक्तियों की भी संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। ऐसा हम लिख के देते हैं, जो कि उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने लिख के दिया है। केवल श्रीमान जी का ही नाम नहीं, औरों का भी नाम होगा। लेकिन जब हम प्रोसिक्यूट करेंगे तब फिर इनका रोल डिफाइन किया जाएगा। सर, आज भी महादेव सट्टा ऐप तो चल रहा है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, 6000 ग्राहकों की आईडी से करोड़ों रुपए गबन करने की तैयारी थी और कर भी रहे थे। तो फिर क्या फर्क हुआ? अभी भी तो घोटाला जारी है, इसे क्यों नहीं रोका जाता? महादेव सट्टा ऐप को और उसके अलावा बहुत सारे ऐप को रोकने की बहुत सी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और आपने वर्तमान में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वो क्रिकेट बैटिंग ऐप पे फैसला भी दिया है कि नहीं भाई, ये सब सारी बैटिंग मानी जाएगी कि ये इलीगल बैटिंग है। बहुत सारे ऐसे विंजो कौन से प्लेटफॉर्म चल रहे थे, आई डू नॉट नो अबाउट दैट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें क्रिकेट बैटिंग चल रही थी, इसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया। तो देखिए, ये महादेव, ये जो सट्टे का जो कारोबार है, ये आप इसको एक दिन में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप कर्ब कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं उसमें। आप कहेंगे मैं टोटल समाप्त कर दूंगा, तो टोटल समाप्त करने में आप जैसे लगाम लगाते जाएंगे, लगाम कसते जाएंगे, तभी घोड़ा जो है दौड़ना रुकेगा। तो हमने हमारी कार्रवाई प्रारंभ हुई है, हमने किंग पिन को लेके चले हैं हम। अब किंग पिन जो है वो तो दुबई में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। किंग पिन को लाने के लिए भी हमने नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराया। उसके बाद एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई भी हमने प्रारंभ कराई। उसके बाद वो उन्होंने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। तो ये सब कार्रवाई साइमल्टेनियसली चल रही हैं। देखिए, चीज़ों में देर क्यों लगती है? क्योंकि जैसे हमारे पास एक अधिकार है प्रोसिक्यूट करने का, उनके पास भी तो अधिकार है ना अपने आप को डिफेंड करने का। उनके पास तो फोरम्स बने हैं ना। तो उनमें भी डिटेन किया गया था, डिटेन करने के बाद छोड़ भी दिया गया। डिटेन करने के बाद छोड़ दिया गया था, क्योंकि जो एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई होती है उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत कुछ कागज वहाँ पहुँचने थे, वो कागज थोड़ा सा जो पहुँचे होंगे उसके बीच तक उनको डिटेन किया गया था, फिर छोड़ दिया दोनों को, रवि उप्पल और सौरभ चंद्रा का। एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई एक तरफा नहीं होती है। हमारी एक्स्ट्राडिशन संधि किसी देश के साथ होनी चाहिए, और संधि में क्या क्या प्रावधान हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कई देशों की संधियों में ऐसे प्रावधान होते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि भाई हम आपको प्रत्यार्पित करके दे देंगे, लेकिन आप इसको जेल में नहीं रखेंगे, आप इसको एक अलग घर में रखेंगे, घर में एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, इसको उस शहर में, ऐसे करके हर संधि में कई प्रकार, किसी भी देश के साथ संधि हो सकती है आपके राष्ट्र की, लेकिन उस संधि में अगर प्रत्यार्पण के संदर्भ में जो प्रावधान है वो सर्वमान्य होते हैं, तो कोई भी देश प्रत्यार्पण तब करके देगा जब आप उसके लिए वो करेंगे। अब भारत की दुबई के साथ जो प्रत्यार्पण संधि है उसमें कई सारे इफ एंड बट होंगे, और इफ एंड बट ऐसी कोई देश किसी को हमने आवेदन पत्र दिया प्रत्यार्पित करके तो दे नहीं देगा, क्योंकि न्याय का सिद्धांत यह है कि जिसको हम प्रत्यार्पित कर रहे हैं उसको भी सुनना आवश्यक है। तो वो बेसिकली करेगा कौन? वहाँ का न्यायालय करेगा। जो भी हमारे प्रत्यार्पण के संदर्भ में कागज गया है वो वहाँ के न्यायालय में प्रस्तुत होगा, उसके बाद उनको भी मौका दिया जाएगा, वो भी अपने तर्क रखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर है, यहाँ ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे वहाँ भी होगा, वो तब तक लड़ते जाएगा। आप देख ही रहे होंगे
कि विजय माल्या का प्रकरण है, बहुत सारे प्रकरण हैं। प्रत्यार्पण के लिए तो भारत ने रिक्वेस्ट बहुत पहले से डाल के रखी है, लेकिन वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में उन्होंने उलझा के रखा हुआ है। सर, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की आपने जो बात कही थी जी, तो इसमें भी सौरभ चंद्राकर के साथ में जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में शामिल रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे सेलिब्रिटी का भी नाम सामने आया था। क्या उन पर भी कोई कार्रवाई अब होगी या ठंडे बस्ते में चले गई है? देखिए ऐसा है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की मैंने बड़े अच्छी डेफिनेशन दी थी। क्रिमिनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? व्हाट इज प्रोसीड ऑफ क्राइम? शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी में या तो आप शामिल हो या भागीदारी निभा करके आपने संपत्ति का या अपराध का आगम प्राप्त किया है, उसको निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित किया है। ये अगर जिनका आप नाम ले रहे हैं उनने ये किया है तो प्रोसिक्यूट होंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उनकी जांच चल रही है। केवल मैं किसी से पैसा ले लेना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पैसा ले लेना, तो उतने में नहीं। हमारे तो पीएमएलए की डेफिनेशन में ये भी चीज़ें आती हैं ना, तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। अगर हमको ऐसा रोल दिख जाएगा तो बाकायदा आगे कार्रवाई होगी। सर, पॉक्सो एक्ट की बात करें। कहते हैं पॉक्सो एक्ट में जो कानून है वो बहुत शिथिल हो गया है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में अब दुर्ग की बात ले लीजिए जहाँ पे एक चाचा ने अपने ही भतीजी के साथ दरिंदगी की ब्रूटल मर्डर हुआ। उसके बाद भी अभी मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज़रूर है, लेकिन अब मामला ऐसा लग रहा है लोगों को कि अब कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि पॉक्सो एक्ट जो है वो बहुत शिथिल हो चुका है? पॉक्सो एक्ट जो है वो कोई शिथिल नहीं हुआ है, मैं तो कहूँगा ऑल्दो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है। क्योंकि जो मेरे देखने में आते हैं मामले कि पॉक्सो एक्ट में अगर यहाँ तक हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत के लिए अप्लाई करता है तो सर्वप्रथम पूछा जाता है उस पीड़िता से या पीड़िता के पेरेंट्स से कि देने ही या नहीं देने, हर स्तर पे, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो शिथिल तो किसी रूप से नहीं हुआ, लेकिन भारत का एक सिद्धांत है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। बगैर किसी को सुनवाई का अधिकार दिए आप उसको जेल नहीं भेज सकते या प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो जो कानून की जो प्रक्रियाएं हैं, कानून के जो प्रोसीजर्स हैं, उसको तो फॉलो करना आवश्यक है। और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं कि कम से कम ये बाकी मामलों की तरह ढीले मतलब धीमे ना चलें। आप देखिएगा जब से पॉक्सो के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं तब से कम पॉक्सो के बालकों के साथ में जो ये सब व्यभिचार हो रहा है उसके मामलों के फैसले आने में तेजी आई है। अदरवाइज ऐसे मामले अगर बेसिकली दूसरे ट्रायल्स में जाते तो इनको फैसला होने में तो बहुत साल लगता था। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं, जैसे मेरा पर्सनल आकलन है कि कई लोगों को तो 6 महीने में उसका फैसला आ जा रहा है, दिस साइड दैट साइड जो भी हो रहा है। 1 साल 3 साल से मैक्सिमम कोई जा नहीं रहा है। तो शिथिल कहीं नहीं हुआ है, लेकिन कानून की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और कानून की प्रक्रिया का पालन करे बगैर अगर कोई कोर्ट प्रोसीड करता है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसीड कर जाती है तो उस अपोजिट एक्यूज को वही तो एक मौका मिल जाता है, टेक्निकल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं। ये नहीं किया गया था, वो नहीं किया गया था। सर, ईडी का ध्यान मंदिर ट्रस्ट पे क्यों नहीं जाता, जहाँ पे करोड़ों अरबों की संपत्ति रहती है और कई रसूखदार नेता वहाँ पे अपना जो डर्टी मनी जिसे आप कहते हैं उसे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब मेरा वही है जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। पीएमएलए का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कैसे होता है? जब किसी शेड्यूल ऑफेंस से ईडी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वेदर इट इज ईडी, एसीबी और यूडब्ल्यू, किसी ने भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। मान के चलिए फॉर एग्जांपल दूधाधारी मठ का बात करते हैं। रायपुर में दूधाधारी मठ, जैसे श्री राम मंदिर जो अभी यहाँ पे स्थापित है रायपुर में, तो वहां पर भी विवाद चला कि ये जो है दूधाधारी मठ की कई जमीनों को बेधड़ल्ले से बेचा गया है। तो वहां पे क्यों ईडी ध्यान नहीं देती? ईडी के संदर्भ में तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम तो कार्रवाई तब करेंगे जब हमारे पास कोई, क्यों हमारे हाथ बंधे हैं। हम अपने आप से जाकर के नहीं कूद सकते कहीं पर भी। हमारे पास हाथ बंधे हैं कि हाँ भाई कोई हमारे पास लाइए, ऐसा मामला दीजिए जिसमें एफआईआर दर्ज है, या और वो भी एफआईआर ऐसी नहीं, हमारे शेड्यूल ऑफेंसेस रिलेटेड कोई एफआईआर है, बिल्कुल दीजिए। और हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल, जो भी मैंने आपको एंगल समझाया, एग्जाम्पल दे के समझाया, ऐसे एंगल हैं, हम बाकायदा आगे बढ़ेंगे। ईडी का तो मैं आपको साफ साफ बात मैंने आपको एकदम क्लियर कट कर दी। रहा सवाल
दूधाधारी मठ हो या कोई भी दूसरे कोई भी मतलब मंदिर ट्रस्ट हो, मैं किसी का नाम लेकर के उल्लेखित नहीं करना चाहता, बहुत सारे इनके डिस्प्यूट्स जो है ना वो सिविल नेचर के रहते हैं। बहुत सारे डिस्प्यूट्स इनके सिविल नेचर के रहते हैं। उसमें डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स हैं, जमीन बेच दी तो वो लोग आपस में सिविल डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं कि ये इसकी थी। मसलन मैं उदाहरण दूं अगर आपको, जैसे भारतमाला स्कैम, उस पे भी आने वाला। भारतमाला स्कैम में जैसे वो उमा तिवारी और वो सब लोग हैं, उन्होंने तो ये दिखाने का यही प्रदर्शित किया कि हमारा सिविल डिस्प्यूट है ये, वो जमीन के लेकर के वो जो भी कुछ है, लेकिन हमने उसमें क्रिमिनल एंगल खोजा। और क्रिमिनल एंगल जब खोजा तो मैंने कहा ना, पीछे नहीं हट रहा है कोई, एसीबी हट नहीं रही पीछे। उन्होंने क्रिमिनल एंगल जैसे ही देखा प्रोसिक्यूट किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, मामला बनाया, उनके खिलाफ ही नहीं और भी बहुत सारे जो राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी या फिर निचले स्तर के लोग, पटवारी हो गए, आरआई हो गए, सर मामला दर्ज किया सबके साथ में। भारतमाला की आपने बात कही तो मुझे भी याद आता है नौकरशाह जो लोग हैं और राजनीतिक रसूखदार है, जो मास्टरमाइंड है। ईडी पे तो आप मास्टरमाइंड तक पहुंच गए, लेकिन भारतमाला के जो मास्टरमाइंड है सिर्फ अभनपुर में तो नहीं हुआ है, ये तो कुरुद में भी हुआ है, बहुत जगहों पर हुआ है। तो नौकरशाह के साथ साथ बहुत ऐसे मास्टरमाइंड है जो अभी भी खुले तौर पे घूम रहे हैं। तो चंद लोगों पर कार्रवाई कर देना, 2 पटवारी आज जेल में है, ईडी ये दिखा रही है कि भारतमाला स्कैम पे कार्रवाई हो रही है, जिसमें प्रमुख तौर पे अन्नू तारक हो गए, जिनका बकायदा किसानों ने, बहुत ऐसे नाम है, खेमराज कोशले जो अभी बाहर आए हैं और अब बता रहे हैं कि मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। इसके साथ साथ में गोपाल गांधी, जिन्होंने यहाँ का जब अलाइनमेंट चेंज हुआ था उससे पहले कई सारे ऐसे चीज़ों को अंजाम दिया, कई सारे ऐसे प्लॉट कटिंग्स कर दिए। मैं समझता हूँ अगर वो पास हो जाता तो सबसे बड़ा स्कैम होता। 54 करोड़ रुपए आकलन हुआ था कि अगर अलाइनमेंट चेंज नहीं होता और उस समय अगर ये हो जाता तो फिर 54 करोड़ का स्कैम होता। तो ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है ईडी? निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कब ये लोग भी रडार पे आएंगे? देखिए, सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भारतमाला स्कैम में ईडी का प्रिलिमिनरी अभी इंक्वायरी चल रही है और आगे अभी कब आएंगे। हाँ, एसीबी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, उसके संदर्भ में पूछेंगे तो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। ईडी के समक्ष तो मामला आया है, ईडी अपने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को स्टडी कर रही है कि हाँ किस केस को क्या क्या, क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री हमको बहुत सारा गैदर करना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो तुरंत आप किसी को अगर पकड़ने पे चले जाएंगे तो मैंने कहा ना, सेक्शन 19 का राइडर है। सेक्शन 19 मतलब हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते यूँ पुलिस की तरह कि जाए और पकड़ कर ले आएँ, आप चलिए आइए, हमको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को। तो ईडी तो अभी उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसमें कौन कौन आएगा। रहा सवाल एंटी करप्शन ब्यूरो का, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने कार्रवाई प्रारंभ की ही थी। बहुत सारे उसमें जो हैं आपके पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और आपके जो हैं डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह को उन्होंने प्रोसिक्यूट करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके पास उनके विधिक अधिकार थे, वो सब गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, अपना अपना कार्रवाई करके आए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है, मैं चाहे एसीबी के एंगल से बोलूँ चाहे ईडी के एंगल से बोलूँ, कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सब चीज़ें अच्छी करी हैं, मैं तो कुछ, मेरा कोई लिप्तता नहीं है। संलिप्तता तो खोजना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, हमारा काम ही इन्वेस्टिगेट करना। और इन्वेस्टिगेट करने के दौरान कोई भी व्यक्ति आएगा, रसूखदार से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी व्यक्ति उसमें सामने आएगा वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें पाया गया, दोनों एजेंसी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। सर, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं, मैं नाम लेना चाहता हूँ, तहसीलदार है, वो राजस्व के अधिकारी हैं। तो तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू, जिनका नाम भी बहुत सामने आया, एक लौते अधिकारी हैं, उनके साथ साथ कई और होंगे, मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, या मैं उतना नहीं जान रहा हूँ, शायद नाम लूँगा तो फिर कहीं पे विवाद हो जाए, बिना मुझे तथ्य के मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन उनका नाम तो कृष्ण कुमार साहू एक ऐसे नाम है जिनका नाम अभी तक एसीबी ने शायद अगर नोटिस दे करके बुलाया होगा, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उन्होंने कई भूमि को काटा है। उस समय छोटे छोटे टुकड़े कर करके एक ही भूमि को काटा है और उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसमें थोड़ा सा बारीक इन्वेस्टिगेशन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि केवल वही नहीं होंगे शामिल, और भी कुछ लोग होंगे उसमें शामिल।
मैं मिस्टर एक्स को अगर प्रोसिक्यूट कर रहा हूं, लेकिन मिस्टर एक्स ने कार्रवाई क्योंकि मिस्टर वाई और जेड के कहने पर, तो वाई और जेड का भी रोल मुझको खोजना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, प्रमुख तौर पे तो ज़्यादातर जनता या ज़्यादातर लोगों को ये पता है कौन कौन उस स्कैम में शामिल हैं, बिल्कुल मालूम होगा, 100% मालूम होगा। लेकिन एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, बोथ द एजेंसीज, प्रीमियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वेदर इट इज़ EOW और वेदर इट इज़ ED, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबके रोल की जांच हो रही है। बीच बीच में कुछ लोग को जो हमने प्रोसिक्यूट करने का प्रयास किया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ रिलीफ लेने का प्रयास किया, कुछ लोग ने हाई कोर्ट से रिलीफ मिली, कुछ पार्शियल रिलीफ मिली, कालांतर में वो रिलीफ भी कैंसिल हो गई। ये सब भी इम्पेडिमेंट्स आते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में, रोक आती है इसमें भी। क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करने के लिए मैंने अच्छे सबूत खोज लिए, उसका लिंक XYZ से मिल रहा है, पता पड़े कोई रिलीफ लेके आ गया है, मैं इसको प्रोसिक्यूट करना चालू करूंगा, हो सकता है वो भी सेम रिलीफ ले ले। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या ये सभी गिरफ्तार होंगे ईडी के द्वारा और उन पे कार्रवाई होगी? गिरफ्तारी के संदर्भ में अगर सेक्शन 19 PMLA के रिक्वायरमेंट को पूर्ति करेंगे, हमें उनके खिलाफ ऐसे सब प्रमाण मिलेंगे, तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ईडी आगे बढ़ेगी उस पे? ईडी तो आगे बढ़ ही रही प्रिलिमिनरी है अभी ना ईडी का, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। Okay. ये ईडी का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा अधिक वृहद, थोड़ा सा ज़्यादा गहन और गूढ़ होता है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आपने बोला ना, अभी आपने मेरे से सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो कोयला स्कैम में लिप्त हैं, क्या इनका फेट क्या होगा। तो मैंने कहा ना कि मुझे ऐसी आशा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आशा है, हमने ऐसे प्रमाण एकत्रित करके दिए हैं, आशा है कि इनको हमको अच्छा प्रमाण मिलेगा। तो ऐसे ही सवाल आप कल को इनके लिए जब पूछेंगे मुझसे, तो उसके लिए हम प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं अभी भारतमाला में। सर, ACB और EOW की गिरफ्त में, ईडी की गिरफ्त में जितने लोग आए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? निर्भय साहू से लेकर के शशिकांत कुर्रे, तमाम लोग, सूर्यकांत तिवारी, चौरसिया, रानू साहू, फलाना इमका डिमका, जितने भी लोग हैं, उनका भविष्य क्या होगा? क्या ये बाहर आ पाएंगे? और आ भी गए तो क्या इनको नौकरी पे बहाली हो पाएगी? क्या होगा? देखिए, क्या रिकवरी की जाएगी? क्या होगा? देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके इन्वेस्टिगेशन में आपने ऐसा क्या इकट्ठा किया है कि फाइनली इनका प्रोसिक्यूशन संभव है या नहीं है, तो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों एजेंसी का मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ, और मुझे प्रमाण जो मैंने देखे हैं मुझे ऐसे लग रहे हैं कि इनका जो है आउटकम हमारे फेवर में होगा, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। रहा सवाल कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होंगी, वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो तो जो गवर्नमेंट के मैनुअल्स हैं उसके अनुसार तय हैं, तो वो समय समय पर होंगी। इसके पूर्व भी करते रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो एक पूर्व में ईडी के स्कैम में थे मिस्टर बाबूलाल अग्रवाल, कंपल्सरी रिटायरमेंट उनका हुआ ही था, वो चैलेंज भी किया था उन्होंने, बहुत ऊपर तक चैलेंज किया था, लेकिन वो सस्टेन रहा। तो आने वाले समय में जो शासकीय जो भी नियम कानून हैं जिसके अनुसार ऐसी कार्रवाइयाँ होनी हैं, तो ऐसी कार्रवाई इनके साथ भी की जाने की संपूर्ण आशा है।